नमस्कार साथियों, मैं पवन पारासर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो संविधान की सीरीज निर्माण की चल रही थी, थोड़ा उसे आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा चल रहा था संविधान का निर्माण। जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम है संविधान सभा, या इसे दूसरे नाम से कहें संविधान का निर्माण की कहानी। संविधान का निर्माण की जो कहानी चल रही थी उसे आगे बढ़ाते हैं। देखो, हमने अभी तक पढ़ा कि संविधान क्या होता है। तो हमने कहा कि संविधान लिखित और अलिखित नियमों का क्या होता है, समूह होता है, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। यानी लिखित और अलिखित नियमों का ऐसा समूह। देखो, यहाँ से हमने देखा कि लिखित और अलिखित नियमों का ऐसा समूह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। जैसे हमने देखा, लिखित में पहला जो संविधान लिखा गया था वो विश्व में अमेरिका का लिखा गया था। विश्व में किसका लिखा गया था? अमेरिका का संविधान लिखा गया था। अगर बात करें अपने एशिया महाद्वीप में, तो हमने बताया एशिया में जो लिखा गया था वो जापान का। तो सबसे पुराना कौन सा संविधान है? अमेरिका का। तो नवीनतम भी होगा, और नवीनतम है जापान का, सॉरी नेपाल का। किसका है? नेपाल का संविधान सबसे नवीनतम संविधान की संज्ञा दी जाती है। हमने देखा था अलिखित किसका है, तो एक जो उदाहरण है वो है ब्रिटेन का। देखो, ब्रिटेन के संविधान को अलिखित क्यों माना जाता है? क्योंकि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है। कैसा है? परंपराओं पर आधारित है, ये देखा हमने। और इसका धीरे धीरे विकास हुआ। ये श्रृंखलाबद्ध रूप से विकसित संविधान है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को क्या मानते हैं? अलिखित संविधान मानते हैं। इसके बाद हमने देखा कि भाई जो तो संविधान का निर्माण चल रहा है, तो संविधान की क्या हुई होगी? मांग भी हुई होगी। तो हमने देखी संविधान की मांग। क्या देखी? संविधान की मांग। संविधान की मांग पढ़ा कब कब कैसे कैसे हुई, जो संविधान की डिमांड की होगी भारतीय लोगों ने। तो इसके लिए हमने पढ़ा कि सर्वप्रथम पहली बार जो संविधान की मांग की गई थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की। ये हमने देखा कि 19वीं शताब्दी की पहली मांग थी, और पहली अनौपचारिक मांग थी, अनऑफिशियल मांग थी 1895। इसके बारे में 2 पॉइंट। इसके बाद हमने देखा 1922 में किसने की थी मांग? जो संविधान की मांग की थी 1922 में, वो गांधी जी ने की। इसके बाद हमने जो अगला देखा 1924 में मोतीलाल नेहरू ने क्या की? मांग की। इसके बाद हमने जो अगला पॉइंट के रूप में देखा कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान बनाने का क्या किया? प्रयास किया, परंतु वो क्या रहे? असफल रहे। इसके बाद हमने देखा कि साम्यवादी दल के नेता एम.एन. रॉय ने 1934 में संविधान की क्या की? मांग की। एम.एन. रॉय, और इसे पहली औपचारिक मांग माना जाता है। पहली औपचारिक, फर्स्ट औपचारिक मांग किसको माना जाता है? जो एम.एन. रॉय साहब ने मांग की थी। इसके बाद हमने देखा कि 1935 में कांग्रेस पार्टी की ओर से पहली बार मांग की गई, और 1938 में पंडित जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की ओर से संविधान की मांग की गई। इस तरह से हमने ये देखा कि संविधान की मांग ऐसे हुई। फिर हमने इसके बाद देखा कि अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब स्वीकार किया? तो इन्होंने पहली बार 1940 में अगस्त प्रस्ताव में किया। अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। 1940 में आया था। इसकी अध्यक्षता लेलेतुओं ने की थी। तो अगस्त प्रस्ताव में पहली बार इन्होंने मांग की। इसके बाद हमने देखा कि जो दूसरा अंग्रेजों ने प्रयास किया संविधान के निर्माण के लिए,
और इसको अस्वीकार अगस्त प्रस्ताव को इसलिए कर दिया गया था क्योंकि इसमें कहा गया था कि संविधान सभा में अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे, इसका मतलब भारतीयों के अलावा होंगे। दूसरा ये था कि जो अगस्त प्रस्ताव है इसमें ये प्रावधान था कि संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद किया जाएगा। यानी इसमें एक प्रावधान ये था कि जो संविधान सभा है इसका निर्माण कब किया जाएगा, युद्ध के बाद, इसलिए इसको अस्वीकार। तो सेकंड प्रयास था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव में दूसरी बार जो 1942 में आया, इसमें अंग्रेजों ने प्रयास किया और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इन्होंने संविधान के निर्माण के लिए प्रस्ताव लेके आए और इसमें भी यही प्रावधान था कि संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद किया जाएगा। तो भारतीयों ने इसकी आलोचना की और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी और नेहरू ने इसे टूटा हुआ चेक की संज्ञा दी। और इसमें एक प्रावधान था कि जो रियासतें हैं या राज्य हैं वो भारत में मिलने के इच्छुक हो तो मिल जाएं, बाकी वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं स्वतंत्र रहें। तो इसी के आधार पर हमारे जो सावरकर थे उन्होंने कहा कि भारत अंग्रेजों की बापोती नहीं है, जो वो जैसे चाहें इसके टुकड़े कर दें। जिस तरह से इसकी आलोचना की गई। इसके बाद देखें तो जो हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ, जो आज हमारा संविधान है उसका किस एक्ट के आधार पर निर्माण हुआ, तो वो है कैबिनेट मिशन। जो हमारा संविधान है उसका निर्माण किस एक्ट के आधार पर हुआ या किस प्रस्ताव के आधार पर हुआ। तो हमने देखा कि संविधान का निर्माण है वो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर संविधान सभा का क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। और इस कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3। जिसको हमने कहा कि कैबिनेट मिशन एक तरह से इसी के तहत संविधान का क्या हुआ था, निर्माण। तो हमें कहते हैं कि भाई कैबिनेट मिशन भारत के लिए क्या था, एक पास था। क्या था, पास। पी थे पैट्रिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे और वो उस समय भारत मंत्री या भारत सचिव थे। और ए बी अलेक्जेंडर ये नेवी मंत्री थे। कौन थे, नेवी मंत्री थे, जो नौसेना का मंत्री होता है। और सर स्टीफर्ड क्रिप्स ये व्यापार मंत्री थे, व्यापार वाणिज्य मंत्री थे। और जो पैट्रिक लॉरेंस थे वो भारत सचिव थे या भारत मंत्री थे। कौन थे, भारत मंत्री। और इस कैबिनेट मिशन में जो प्रावधान था वो नंबर 1 प्रावधान ये था कि कैबिनेट मिशन में जो एक सीट ली जाएगी वो सीट कितने सदस्यों पर ली जाएगी, 10 लाख की जनसंख्या पर ली जाएगी। कितनी जनसंख्या पर ली जाएगी, 10 लाख की जनसंख्या पर ली जाएगी। और कैबिनेट मिशन के अनुसार जो संविधान सभा में सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 389 को इस तरीके से होंगे कि जो ब्रिटिश भारत है, क्या है, ब्रिटिश भारत से जो सदस्य होंगे उनकी संख्या होगी, इनकी संख्या होगी 296। और जो देसी रियासतों से होंगे, जो देसी रियासतों से सदस्य होंगे वो होंगे 93। हमने ये देखा। और हमने कहा जो ब्रिटिश भारत को भी 2 भागों में बांटा गया था, ब्रिटिश प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें चीफ काउंसिलरी प्रदेश भी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। और इनमें से लिए गए थे 4, जिनको हमने बताया था 4 कैसे थे, ए अजमेर मेवाड़ा, बी बलूचिस्तान, सी कोरगो, डी दिल्ली, इस तरीके से। और जो प्रांतों से थे वो कितने थे, 292। सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत से थे, आज जिसे यूपी कहते हैं, 55 थे। और इनसे एक सदस्य था। और जो देसी रियासतों में सबसे ज़्यादा थे वो मैसूर से थे और सदस्यों की संख्या थी 7। मैसूर से कितने थे, 7। और हमने कहा 296 सदस्य थे। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। यानी यह इनका चुनाव जो विधानमंडल के सदस्य थे उन्होंने किया था, ये जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थे। अप्रत्यक्ष रूप से जो आनुपातिक एकल संक्रमणी प्रक्रिया है इसके तहत इनका
चुनाव किया गया और बाकी जो 93 सदस्य थे ये राजा महाराजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए थे। इस तरीके से संविधान सभा का क्या हुआ, चुनाव हुआ। और इसमें जो अगला प्रावधान था, इसमें दूसरा प्रावधान क्या था, दूसरा प्रावधान ये था कि इस में कितने सदस्य होंगे, तो सदस्य बताए 389, अलग अलग समुदाय से बताए। और इन्होंने कहा एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर लिया जाएगा और इनका कुछ कैसे होंगे, मनोनीत होंगे, कुछ का चुनाव कैसे होगा, जो इनका चुनाव के बारे में बताया तो एक तो कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, 296 थे, और कुछ क्या किए गए थे, मनोनीत। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान सभा आंशिक रूप से, इसीलिए संविधान सभा आंशिक रूप से, आंशिक रूप से निर्वाचित थी, निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी, मनोनीत थी। अगर सवाल आता है क्या संविधान सभा सार्वभौमिक रूप से निर्वाचित थी, नहीं, सार्वभौमिक का मतलब होता है जनता द्वारा, यानी इनका चुनाव तो कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष। क्या संविधान सभा मनोनीत थी, तो पूरी तरह मनोनीत भी नहीं थी, इसलिए आंशिक रूप से निर्वाचित और आंतरिक रूप से क्या थी, मनोनीत थी। और जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कितने समुदायों में से लिए गए थे, संविधान सभा के सदस्य 3 समुदाय में से लिए गए थे। कितने समुदाय में से लिए गए थे, 3 समुदाय थे। कितने समुदाय थे, 3। कौन कौन, पहला था मुस्लिम, और दूसरा था सिख, और तीसरा था सामान्य जन, सामान्य जन। यानी सामान्य जन में मुस्लिम और इनको सिखों को छोड़ करके जो शेष बचता है वो किस में आ गए थे, सामान्य जन। हमने देखा कि संविधान सभा के जो परिणाम आए थे उनमें कांग्रेस को कितने सीटें मिली, कांग्रेस को जो सीटें मिली वो 208, मुस्लिम लीग को कितनी मिली, मुस्लिम लीग को तो वो सीटें मिली 73, और जो निर्दलीय थे छोटे छोटे सदस्य, बिना निर्दलीय यानी जो किसी भी पार्टी से नहीं है, तो वो थे 8, और अन्य छोटे छोटे दलों से, अन्य छोटे दल उनकी एक एक सीट आई थी और वो कहते 7। और यानी चुनाव कितने पर हुआ था, तो जो चुनाव हुआ था वो 296 पर हुआ था। चुनाव किसने पर हुआ था, 296, और इनको जोड़ेंगे तो कितना होता है, 296 होता है। इस तरह से संविधान सभा के क्या हुए, चुनाव। इसके बाद संविधान सभा की क्या होती है, बैठकें। तो जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1940 को हुई, और इस पहली बैठक में संविधान सभा की जो हुई वो 9 दिसंबर 1940 को हुई, और इसमें 207 सदस्यों ने क्या लिया, भाग। इसका एक कारण तो यही था कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, और दूसरा इसका जो बड़ा कारण था वो था देशी रियासत इसमें शामिल नहीं हुई। इसके बाद मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। और हमने देखो जो जूनागढ़ रियासत थी, जूनागढ़ और वह हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर की रियासत बाद में मिली। और अगर बात करें हैदराबाद की रियासत थी, यानी जो एकमात्र हैदराबाद रियासत अंतिम समय तक संविधान सभा में शामिल नहीं हुई।
और इसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस कार्रवाई और ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत इसे भारत में मिलाया गया। यानी हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जो अंतिम समय तक संविधान सभा में शामिल नहीं हुई और इसे पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के तहत इसे संविधान सभा में लाया गया। और जूनागढ़ में देखो यहाँ पर क्या था, जो हैदराबाद रियासत थी यहाँ पर जो राजा था वो कौन था? यहाँ का जो शासक था वो शासक था कौन? हिंदू। कौन था? हिंदू। तो ये तो चाहता था परंतु यहाँ की जनता नहीं चाहती थी, इसलिए इसको भारत में नहीं मिलना चाहता था। और जो जूनागढ़ रियासत थी इसे जनमत संग्रह, यहाँ पर वोटिंग कराई गई कि भाई जूनागढ़ वो भारत में रहना चाहती है या पाकिस्तान में मिलना चाहती है। तो जूनागढ़ रियासत को देखते हैं, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह यानी वोटिंग, जनमत संग्रह का मतलब क्या? वोटिंग कराई गई कि आप भारत में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में मिलना चाहते हो। जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के राजा थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। जब हरि सिंह से जब पूछा गया कि आप भारत में मिलना चाहते हो या नहीं पाकिस्तान में, तो इन्होंने कहा कि मैं क्या रहूँगा? स्वतंत्र रहूँगा, स्वतंत्र रहूँगा। ठीक है, नेहरू जी ने और सरदार पटेल ने कहा ठीक है रहो। परंतु जब पाकिस्तान ये स्वतंत्र रहने लगे, परंतु जब पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने कबायली वहाँ की स्थानीय सेना का भेष धारण करके और इस पर आक्रमण कर दिया और ये भागे भागे भारत आए। इन्होंने कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए। तो भारत ने कहा हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और जब तक आप हमारा हिस्सा नहीं होगे तो हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो फिर बाद में इन्होंने, हरि सिंह ने किस पे हस्ताक्षर किए? विलय पत्र पर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा इसे भारत में मिलाया गया। और इसे जम्मू एंड कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधान किए गए। संविधान में विशेष प्रावधान किए गए, परंतु मोदी सरकार ने इसे 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और अब जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है। एक बना है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बना है लद्दाख, और दोनों को यूटी केंद्र शासित प्रदेश बना गया है। ये पहले राज्य था, अब इसे क्या बना दिया है? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस तरह से हम संविधान को पढ़ रहे थे और संविधान सभा के चुनाव हुए, संविधान की बैठकें हुई, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की क्या बना? प्रस्तावना बना। इसलिए जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर आधारित था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक या पिता कहा जाता है। तो प्रस्तावना का जनक पिता किसे कहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक या पिता कहते हैं।
अगर हम देखें हमारा जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो ये अंतिम बैठक कब हुई? तो ये हुई 24 जनवरी 1950 को। तो हमने देखा कि जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हो रही थी? अंतिम बैठक हो रही थी। तो पहली बात तो ये क्या है? संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और हमने देखा कि संविधान सभा का अधिवेशन कौन सा था? तो हमने कहा कि संविधान सभा के जो कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। तो यह 12वां यह संविधान सभा का 12वां व अंतिम अधिवेशन था। अधिवेशन बोल दो या इसी को सत्र बोल दो। जैसे अभी हमारे संसद का बजट सत्र चलेगा तो इसमें बहुत सारी बैठक होगी। 12वां व अंतिम अधिवेशन, या इसी को क्या बोलते हैं? सत्र था, सेशन 12वां था। और ये संविधान सभा की बैठक कौन थी? तो यह संविधान सभा की 166वीं या अंतिम बैठक थी। हमने देखा कि इसी दिन राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और हमने देखा कि संविधान सभा के सदस्य अंतिम बार मिले, आखिरी बार मिले, अंतिम बार मिले। ऐसा नहीं है कि वो मर गए थे या इनको मार दिया गया था। अंतिम बार का मतलब है वो संविधान के कार्य करने के उद्देश्य से फिर नहीं मिले, बाकी वो व्यक्तिगत स्तर पर मिले होंगे और मिले ही होंगे, दोस्त होंगे, उसमें बहुत सारे दोस्त थे आपस में। तो वो अंतिम बार कब मिले? 24 जनवरी 1950 को। एक दिन एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, वो ये था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति, अब समस्या आती है, कई बुकों में लिख रहा है मनोनीत किया गया ना, ये गलत है। मनोनीत नहीं किया गया था, निर्वाचित किया गया था। तो डॉक्टर, अब कई सवाल उठाएंगे कि भाई निर्वाचित कैसे किया गया? तो देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित लिखेंगे तो सवाल आता है कि निर्वाचित किया गया था या मनोनीत? तो क्या किया गया था? निर्वाचित किया गया था। तो अब ये सवाल उठता है कि निर्वाचित, जिसका चुनाव तो संसद करेगी। तो देखो, हमारी संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य कर रही थी। क्या कर रही थी? संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो अभी फिर सवाल उठता है संसद के रूप में कैसे कर रही थी? तो हम एक ये देखते हैं कि संविधान सभा के कार्य, तो हमारा जो हेडिंग बनता है वो क्या है? संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किए? तो इसने बहुत सारे कार्य किए, परंतु इसने मुख्यतः कितने कार्य किए? तो मुख्यतः इसके 2 कार्य थे संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा
के कार्य। तो देखो नंबर 1, यह इसका जो कार्य था संविधान का निर्माण करना। भाई अगर पूछते हैं जैसे कुछ पूछता, अगर जैसे संविधान सभा के क्या कार्य थे, तो ऑप्शन नंबर 1 संविधान का निर्माण करना। नंबर 2 विधायिका या संसद के रूप में कार्य करना, संसद के रूप में कार्य करना। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखना। नंबर 4 ब्रिटेन से बात करना, यानी जो भी बातचीत ब्रिटेन से बातचीत करना। इस तरह के लुभावने ऑप्शन आएंगे। तो देखो ये तो जो हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा के क्या कार्य थे, तो पहला संविधान का निर्माण करना, पहला ही टेक देंगे। परंतु अगर इसकी जगह हम ये ऑप्शन रख लें नंबर 4 कि A+B दोनों, तो देखो हमारी संविधान सभा का जो मुख्य कार्य था वो तो क्या था, संविधान का निर्माण ही करना, इसलिए तो इसके चुनाव हुए, इसके कार्य जो गठन किया गया था। परंतु संविधान सभा ही किसके रूप में कार्य कर रही थी, विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी, संसद के रूप में कार्य कर रही थी, जो उसे क्या बनाने थे, कानून बनाने थे। क्या बनाने थे भाई, कानून। तो अब देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, संविधान सभा के कार्य। तो 2 कार्य थे, एक जो कार्य था वो तो क्या था, संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना। नंबर 2 जो उसका दूसरा कार्य था वो था विधायिका या संसद के रूप में कार्य करना, संसद के रूप में कार्य करना। तो देखो साहब, जो हमारी संविधान सभा थी उसके 2 कार्य थे, एक तो था संविधान का निर्माण करना, दूसरा था विधायिका या संसद के रूप में कार्य करना। देखो जब संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए बैठक करती तो उसकी अध्यक्षता करते जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। परंतु जब यही संविधान सभा किसके रूप में कार्य थी, विधायिका या संसद के रूप में कार्य करती, तो इसकी अध्यक्षता करते गणेश वासुदेव मावलकर। इसे बोलते हैं जीबी मावलकर। इसका शॉर्ट नाम क्या है, गणेश वासुदेव। देखो संविधान सभा के 2 कार्य थे, एक संविधान का निर्माण करना और दूसरा था विधायिका या संसद के रूप में कार्य करना। तो देखो जैसे अभी कहें भाई, ये कहेंगे संविधान सभा कार्य कर दी ना, इसके लिए कुछ कायदे कानून नियम पास करने होंगे। जैसे अभी हमारा संविधान जो शासन व्यवस्था है वो किसके तहत चल रहा है, वर्तमान में संविधान के तहत चल रहा है। फिर भी संसद कानून तो बनाती है, एक्ट तो बनाती है, अधिनियम तो पारित करती है। भाई संसद बैठक करती है, इनका काम ही क्या है, कानून बनाना, अधिनियम बनाना, एक्ट बनाना। तो इसी तरीके से संविधान सभा भी कुछ एक्ट और अधिनियम पारित करती थी। और बात करें कि जो संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी, अर्थात जो कार्य कर रही थी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते, गणेश वासुदेव मावलकर, जीबी मावलकर। तो देखो अंग्रेज जब हमें छोड़ के गए 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जब हमें छोड़ के गए, तो हमारी सरकार में अब अंग्रेज ऐसे तो छोड़ के नहीं जाएंगे ना, उसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान करना पड़ेगा।
तो जो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था कि उसमें ये प्रावधान किया गया कि जो संविधान सभा है वो ही किसके रूप में कार्य करेगी, विधायिका के रूप में कार्य करेगी, और इसने 2 रूप में कार्य किया। तो देखो, यानी जब संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बैठक करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परंतु जब वो ही संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे वासुदेव मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। और यही संविधान सभा के हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के बाद में ये क्या बने, लोकसभा के पहले स्पीकर या अध्यक्ष बने। कौन, गणेश वासुदेव मावलकर। इस तरीके से ये हुआ। तो अब सवाल उठता है कि भाई, और देखो जो संविधान सभा थी वो अलग अलग दिन में अलग अलग कार्य करती थी। मान के किसी दिन वो संविधान के निर्माण के लिए कर रही है तो किसी दिन वो विधायिका के रूप में कार्य कर रही है, नियम बना रही है, कानून पारित कर रही है। इस तरह से संविधान सभा क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। ठीक है साहब। अगर बात करें तो फिर सवाल उठता है, जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए तो फिर हमारे यहाँ शासन कौन कर रही थी, संसद कर रही थी। जब तो जैसे अगर हम बात करें कि जैसा पहला संविधान संशोधन हुआ है, संविधान बन गया है, उसके बाद जो पहला संविधान संशोधन हुआ है, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ है। जबकि हमारी संसद की जो पहली बैठक हो रही है स्वतंत्रता के बाद, जो संसद की पहली मीटिंग हो रही है वो कब हो रही है, 13 मई 1952 को। जबकि संविधान में संशोधन तो कब हो गया, 1951 में। इसका मतलब जिस सभा ने संविधान को बनाया उसी सभा ने संविधान में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। तो पहला संविधान संशोधन भी किसने किया था, संविधान सभा ने। इसको हम लिख सकते हैं नोट में, संविधान में पहला संशोधन संविधान सभा के द्वारा किया गया। देखो, अंग्रेज हमें छोड़ के गए 3 जून 1947 को। क्या हुआ, हम भारत का विभाजन हो गया और स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो हमारी संविधान सभा थी उसको 2 कार्य सौंपे गए, वो विधायिका के रूप में कार्य करती थी। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, नोट में दूसरा पॉइंट है वो है कि 17 नवंबर 1947, 17 नवंबर हमने डेट क्यों ली थी, क्योंकि इस दिन अंतिम संसद का गठन किया गया था। क्या किया गया था, इस दिन अंतिम या अंतरिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतरिम सरकार का गठन। यानी हम कह सकते हैं कि 17 नवंबर 1947 से 26 नवंबर जब संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने गणेश वासुदेव मावलकर की अध्यक्षता में शासन का संचालन किया गया। देखो दोस्तों, एक और पॉइंट बनता है, जैसे अभी हमारी जो संसद है वो शासन किसके तहत चला रही है, संविधान के तहत चला रही है। तो संविधान सभा भी कुछ शासन किसी के तहत चला रही थी। तो 1947 में जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, इसमें प्रावधान किया गया था कि जो अब
यानी 17 नवंबर 1947 के बाद 26 नवंबर 1949 तक तो संविधान सभा, जैसे कह सकते हैं कि संविधान सभा या विधायिका, संविधान सभा ने विधायिका के रूप में जीबी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर की अध्यक्षता में अध्यक्षता में 1935 के एक्ट के तहत शासन का संचालन किया गया। देखो साहब, पहला पॉइंट है कि संविधान में पहला संशोधन किसने किया? संविधान सभा ने। तो संविधान सभा को ये शक्ति किसने दी? भाई संविधान में संशोधन तो संसद कर सकती है, विधायिका कर सकती है। तो ये सवाल उठता है कि जो संविधान सभा थी वो ही किसके रूप में कार्य कर रही थी? विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी। इसलिए संविधान सभा ने क्या कर दिया? ही संशोधन कर दिया। दूसरा बात, जब संविधान सभा किसके रूप में कार्य कर रही थी? विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी। तो 17 नवंबर 1947 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने गणेश वासुदेव मावलकर की अध्यक्षता में शासन का संचालन किया। और जो शासन का संचालन किया वो किस एक्ट के तहत किया? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया। और ये प्रावधान किस में किया गया था कि 1935 के अधिनियम में किया जाएगा। तो इसका जो प्रावधान था वो किया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था, उसमें ये प्रावधान किया गया था। क्लियर? इस तरीके से ये हुआ। अब देखो, हमारा संविधान बनकर के क्या हो गया? तैयार। तो संविधान बनकर के तैयार कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हो गया था। और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी को शपथ ले ली और 26 जनवरी से उसने कार्य करना शुरू कर दिया, शपथ वगैरह लेके कार्यभार संभाला। इसके बाद एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है कि भारतीय संविधान का जो शीर्षक है, यानी हमारे जो संविधान का शीर्षक क्या है? संविधान का शीर्षक कह दो या इसका नाम क्या है? जो हमारा संविधान है उसका नाम क्या है? तो देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने संविधान का, भाई हम जो संविधान पढ़ रहे हैं उसका हमें नाम तो पता होना चाहिए, शीर्षक तो पता होना चाहिए कि इस संविधान का शीर्षक क्या है। तो जो संविधान था उसका शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था भारत का संविधान। क्या शीर्षक था? शीर्षक कह दो या नाम कह दो। तो उसका नाम क्या था भाई साहब? वो नाम था इसका भारत का संविधान। तो अब इसका हमें पता कहां से लगता है? तो इसके लिए संविधान सभा ने एक अनुच्छेद बनाया, वो था 393। 393 अनुच्छेद में भारतीय संविधान का क्या लिखा हुआ है? शीर्षक लिखा हुआ है, उसका नाम है भारत का संविधान। जैसे आप बुक्स वगैरह देखते हो तो उस पर लिखा रहता है कि भारत का संविधान। तो भारतीय संविधान का नाम क्या था? भारत का संविधान। क्या नाम था? भारत का संविधान इसका नाम था। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 393 अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है साहब, हमारा संविधान पूरी तरह लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी संविधान पूर्णतः लागू
पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। मैंने बताया बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो ये देखते हैं, अब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया कि 26 जनवरी 1950 को क्या था संविधान में, और आज संविधान में क्या है, फिर उसमें क्या क्या प्रावधान है, उसको एक एक करके चुन चुन के पढ़ेंगे। अभी ये देखते हैं कि हमारे संविधान में 26 जनवरी को क्या था और आज वर्तमान में क्या कंडीशन है, उसको एक बार देखते हैं। देखो संविधान, संविधान में एक तो देखेंगे हम वर्तमान कंडीशन। क्या देखेंगे? वर्तमान कंडीशन। देखो वर्तमान नहीं, 26 नवंबर 1950 को क्या था इसमें, और आज क्या है वर्तमान में, क्या है इसमें। नंबर 2 पे वर्तमान में, या आज तारीख 24 दिसंबर 2020 को क्या है। तो देखो दोस्तों, अगर बात करें जो मूल संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें एक तो थी प्रस्तावना, क्या थी? प्रेम्बल थी। दूसरा अगर बात करें इसमें अनुसूचियां कितनी थी, शेड्यूल, तो उनकी संख्या थी 8, और प्रस्तावना कितनी थी? 1। प्रस्तावना कितनी थी? 1, और अनुसूचियां कितनी थी? 8। अगर बात करें इसकी अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद थे इसमें 395। कितने अनुच्छेद थे? 395। अगर बात करें भाग की, तो उसमें भाग थे 22। तो जो मूल संविधान था उसमें कितने प्रस्तावना थी? 1, और अनुसूचियां कितनी थी? 8, और इसमें अनुच्छेद कितने थे? 395, और भाग कितने थे? 22। अभी अगर हम बात करें वर्तमान की, तो देखो वर्तमान में क्या कंडीशन है, तो इसमें प्रस्तावना कितनी है? तो देखो प्रस्तावना तो 1 ही रहेगी, तो प्रस्तावना कितनी है? 1। अगर बात करें अनुसूचियों की, अनुसूचियां, तो वास्तव में इसमें जो अनुसूचियों की संख्या थी वो अनुसूचियों की संख्या हो गई कितनी? अब 12। वर्तमान में जो संविधान में अनुसूचियां कितनी है? 8 थी। 9वीं अनुसूची से प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी। जो मैंने बताया था प्रथम संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था? संसद के द्वारा किया गया था। द्वितीय अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी, और 11वीं अनुसूची जो जोड़ी वो जोड़ी 73वां संविधान संशोधन 1992, और जो 12वीं जोड़ी 74वां संविधान संशोधन 1992। एक अपना अलग से टॉपिक लेंगे अनुसूचियां, और 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या प्रावधान है। अगर बात करें इसमें जो भाग थे यानी अनुच्छेद थे, तो देखो अनुच्छेद की बात करते हैं। तो अगर अनुच्छेद की बात करें तो मूल रूप से आज भी अनुच्छेद कितने हैं? मूल अनुच्छेद तो कितने हैं? 395 ही हैं। कितने हैं? 300। परंतु इन्हें गणना की दृष्टि से इनकी संख्या है 448 के लगभग। परंतु आपसे कोई कहता है कि भाई 396वें अनुच्छेद में क्या है, वो कहता है मुझे नहीं पता, तो भाई बता 397 में क्या है, कहता नहीं पता, तो भाई 395 के ऊपर बता दे। तो देखो 395 के बाद 396, 97 के कोई अनुच्छेद है ही नहीं। मूल अनुच्छेद तो कितने हैं? 395। तो फिर सर ये 448 क्या पढ़ रहे हो? तो देखो हमारे संविधान में क्या किया गया है, जैसे अनुच्छेद 13 है तो एक 24वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 13 कर दिया 4। क्या कर दिया? 13 4। जैसे अनुच्छेद 15 है तो अभी 15 में 6 तक आ गए, अभी जोड़ा है। 103वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 6 जोड़ा है, जिसमें सामान्य वर्ग को क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया है। तो जैसे अब इस तरीके से गणना करें, जैसे मैं इनको समझाने का प्रयास करता हूं।
जैसे अनुच्छेद कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अभी इतना 95 तो नहीं लिख सकते। तो जैसे हमने क्या कर दिया कि अनुच्छेद जो 13 है इसमें क्या कर दिया हमने, 13 1 13 2 13 3 13 4 यहाँ तक कर दिए, ठीक है। फिर हमने किया 15 1। अब इसको हम लिखें, जैसे 13 को कैसे किया, अब अनुच्छेद 13 है, अब 13 में क्या कर दिया, 13 1 13 2 13 3 13 4। अब इसके बाद जैसे 15 है तो 15 में क्या किया, जैसे 15 है मूल तो 15 1 15 2 15 3, इस तरीके से 15 6 तक ले गए। कितने तक, 15 6 तक ले गए, अभी जोड़ा गया है। इसी तरीके से 16 में, किसमें, 16 में 16 1 और ऐसे ऐसे 16 6 तक है। अब देखो 17 18 19 20। अब ऐसे जो इनकी काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 के बाद फिर 13 तो 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरीके से 448 होते हैं। बाकी ये तो मूल तो अनुच्छेद पूरा 13 ही है, ये तो पूरा 15 ही है और ये पूरा 16। इसी तरीके से अगर इनकी गणना करें, काउंटिंग करें तो अनुच्छेद कितने हो जाते हैं, ये 448। बाकी जो अनुच्छेदों की संख्या है वो कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं साहब, 395 ही हैं। बाकी ऐसे गणना की दृष्टि से देखें तो कितने हैं, 448। अब हम देखते हैं कि भाग कितने हैं। तो देखो मूल भाग कितने हैं, जो मूल भाग हैं उनकी संख्या है 22। कोई 23वां भाग नहीं है, परंतु गणना की दृष्टि से देखें तो कितने हैं, 26। क्लास का टाइम हो गया, थैंक यू, धन्यवाद। और आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में, इसको अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।